Today's class for the student of BHMS fourth and the subject is practice of medicine and chapter is pulmonary tuberculosis. आज अभी जो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं वो BHMS फोर्स के स्टूडेंट के लिए है। विषय है औषधि अभ्यास और चैप्टर है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। Pulmonary tuberculosis means the tuberculosis of the lungs is called pulmonary tuberculosis. So today we are going to teach and learn about the causes, clinical features and differential diagnosis. Complication, diagnosis and management of pulmonary TB. For the reason of lack of the time or unable to load in YouTube, so that today we are going to explain about the causes, differential diagnosis, clinical feature of pulmonary tuberculosis. In next class, I will teach all of you about the complication, diagnosis and management of pulmonary tuberculosis. So first of all, what is pulmonary tuberculosis? Or give the definition of pulmonary tuberculosis. We should know. So it is the granulomatous disease of lung parenchyma and pleura due to infection by Mycobacterium tuberculosis, which is characterized by evening rise of temperature and persisting cough. तो इसे जो परिभाषित किया वो बोल रहा है कि ये ग्रेनुलोमेटस डिजीज ऑफ लंग पैरेंकाइमा एंड प्लूरा है। प्लूरा जो फेफड़े के ऊपर झिल्ली होता है उसे प्लूरा कहते हैं। ड्यू टू इन्फेक्शन बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये वर्ड इज हियर granulomatous. What is granulomatous? A tumor composed of granulation tissue resulting from injury or inflammation or infection. ग्रेनुलेशन डेवलप करता है लंग्स में। ये ट्यूमर है जो ग्रेनुलेशन नेचर का होता है, जिसका मुख्य कारण जख्म होता है या इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, जिसका मुख्य जो बैक्टीरिया है जो इसमें इन्फेक्शन पैदा करता है, इन्फेक्शन देता है, उस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज
का जो एक पिक्यूलियर क्लिनिकल सिम्टम होता है वो ये है कि डेफिनेटली पेशेंट विल गेट इवनिंग राइज टेम्परेचर एंड परसिस्टिंग कफ होगा, लगातार खांसी होगा, शाम के समय बुखार होगा, पिक्यूलियर इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, and after this stage or in later stage there will be anorexia, there will be loss of weight, there will be chest pain during coughing. These are the clinical symptoms of pulmonary tuberculosis. नेक्स्ट हमारा है कॉजेज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में पॉइंट 1, ऑल एजेस एंड हाईली सच एज क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज मिलिटस इटीज। जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो सभी उम्र में होगा। जो मुख्य रूप से कुपोषण का शिकार रहा है या डायबिटीज मिलिटस का रोगी रहा है, अगला पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेटस। उसका आर्थिक स्टेटस क्या है? पुअर सैनिटेशन, उसका जो रहन सहन है वो पुअर है। लैक ऑफ फूड, यहाँ पर भोजन का अभाव है, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। ओवर वर्क करता है। हाउसिंग स्टेट, घर भी वेल वेंटिलेटेड नहीं है, इधर उधर कचरा गंदगी लगा है। अगला पॉइंट बोलता है जेनेटिक फैक्टर्स। मोस्ट रेसिस्टेंस में बी कवर्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। अक्सर देखा गया है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो वास्ता होता है वो जेनेटिक फैक्टर से जुड़ा होता है। अगर माता पिता को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो वेरी पॉसिबिलिटी कि उसके संतान भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएं, संक्रमित हो जाएं। अगला पॉइंट बोलता है एडिक्शन ऑफ टुबैको, जिसे टुबैको लेने की आदत हो, अल्कोहल लेने की आदत हो, वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट है ऑक्यूपेशनल डिजीज। वो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा व्यवसाय कर रहा है जिसमें सिलिकोसिस डेवलप करे, एस्बेस्टोसिस डेवलप करे। सिलिकोसिस, कोई खदान में काम कर रहा हो, कोई रुई के ढूंढने का काम कर रहा हो, तो वेरी पॉसिबिलिटी कि वो खदान का जो डस्ट है उसको इनहेल करने और वो जाके फेफड़े में जमा हो जाए और वो उसके एक इन्फेक्शन का कारण बन जाए। अगला कारण बोलता है ओवर क्राउडिंग एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। भीड़ भाड़ की जगह पर रहता हो, जहाँ उसे धूप न मिलता हो, जहाँ उसे ताज़ी हवा न मिलता हो, वेरी पॉसिबिलिटी कि वो ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हो जाए। अगला कारण बोलता है हेरिडिटी, वंशानुगत। वंशानुगत भी ट्यूबरकुलोसिस का बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्शन है कि वंश में अगर किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस था तो आने वाला संतान को भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो। इसके बाद अभी हम लोगों ने
प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब हमारा जो पॉइंट है वो कॉजेटिव फैक्टर है। कॉजेटिव फैक्टर क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस इफेक्ट द ह्यूमन रेस। ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस मानव जाति को प्रभावित करता है। इट इज कॉल्ड कॉजेटिव फैक्टर्स। यानी जो इस डिजीज का एटियोलॉजी है, इस डिजीज का जो पैथोलॉजिकल कॉज है, वो पता चल रहा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर ही इसका मुख्य कारण है ना? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुल बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव जाति में ट्यूबरकुलोसिस होने का कारण, मुख्य पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने का मुख्य कारण ट्यूबरकुलर बैसिली है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ह्यूमन टाइप एंड अदर बोविन टाइप, ह्यूमन टाइप और दूसरा बोविन टाइप। ए प्राइमरी इन्फेक्शन यूजुअली अकर्स इन चाइल्डहुड। प्राइमरी इन्फेक्शन अक्सर बचपन में देखा गया है। इट में रिमेन सप्रेस्ड, और ये सप्रेस हो जाता है ना? तो ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, ये हमें जानने की जरूरत होगी। खैर, उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अगला हमारा पैथोलॉजी क्या होगा? इट बिगिंस एज ए स्मॉल caseopneumonic focus in posterior portion of upper lobe or apical portion of lower lobe. The focus is called the early infiltration. ये lung region में if there is showing infiltration through the X-ray chest PA view, जो इन्फिल्ट्रेशन दिखाई देगा, ये इसका पैथोलॉजी हुआ। कैसिएशन इन द सेंटर इज फॉलोड बाय लिक्विफैक्शन। इसके बाद इसमें लिक्विफैक्शन भी होता है। द लिक्विफाइड सेंट्रल मास इज डिस्चार्ज इनटू ए ब्रोंकस, दस से कैविटी फॉर्म। और एक लिक्विफाइड सेंट्रल मास इज डिस्चार्ज इनटू ए ब्रोंकस एंड दस से कैविटी फॉर्म। अब जिसके वजह से एक कैविटी का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। देयर इज ग्रेट टेंडेंसी टू लोकलाइज द कैविटी बाई फाइब्रोसिस। अब वो जो कैविटी है वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट कर जाता है। समटाइम्स द अर्ली इन्फिल्ट्रेट इज अरेस्टेड एंड अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। कभी कभी अर्ली जो इन्फिल्ट्रेट है वो रुक जाता है एंड अर्ली स्टेज बाय फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। और शुरुआती स्टेज में इसमें फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन डेवलप करता है। इट इज कॉल्ड पैथोलॉजी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नाउ व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स? क्या क्लिनिकल फीचर होगा, उसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है, हम लोगों को जानना चाहिए। क्लिनिकल फीचर में पहला है ये सिम्टोमेटिक टाइप, जिसमें कहीं कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज कॉल्ड ए सिम्टोमेटिक टाइप।
commonest type and constitute about 75 to 80% cases. ये बड़ा कॉमन टाइप है। 75 से 80% रोगी में बगैर किसी लक्षण का पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। Raun's focus in X-ray and positive Mantoux test is evidence of past infection, है ना। एक्सरे चेस्ट और Mantoux पॉजिटिव टेस्ट इज एविडेंस ऑफ पास्ट इन्फेक्शन। देखिए यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि एक्सरे चेस्ट में कैल्सिफाइड स्पॉट हमको दिखाई दिया है। मान के चलिए राइट लंग में हो, लेफ्ट लंग में हो, अपर जोन में हो, लोअर जोन में हो, मिड जोन में हो, अगर कैल्सिफिकेशन दिखाई दिया है और Mantoux टेस्ट अगर पॉजिटिव आया है तो ये बताता है कि ये पास्ट इन्फेक्शन है, यानी प्रीवियस इन्फेक्शन जो रोगी को इन्फेक्टेड किया है। दूसरा है हमारा फेब्राइल टाइप फीवर के साथ। इन सम केसेस द ओनली मैनिफेस्टेशन इज फीवर रेंजिंग फ्रॉम 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। बुखार होगा, जो बुखार 100 डिग्री से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, लास्टिंग फॉर 1 to 2 वीक्स, जो 1 और 2 सप्ताह तक चलेगा। WBC काउंट इज नॉर्मल, WBC काउंट जो होगा वो नॉर्मल होगा, बट येस आर रिमेन्स, बट येस आर बड़ा हुआ, यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बड़ा हुआ होगा। तीसरा हमारा एलर्जिक टाइप। एलर्जिक टाइप क्या है? हियर द पेशेंट may show erythema, nodosum और pelvic interior keratitis, conjunctivitis और both। कभी कभी कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस भी एलर्जिक टाइप के रोगी में मिलने को देखने को मिला है। कंजक्टिवाइटिस आंख का डिजीज है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, जो एलर्जिक टाइप का है। बट उसके पीछे अगर उसके पैथोलॉजी को रूल आउट किया जाए तो वो पैथोलॉजी ट्यूबरकुलोसिस के फेवर में जाएगा, यानी ट्यूबरकुलोसिस प्रूफ होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। प्लेस सब प्लूरल और राइट लंग कहाँ होगा? जो सब प्लूरल रीजन में होगा, राइट लंग के कैरेक्टर क्या होगा? सब प्लूरल प्राइमरी लीजन, सब प्लूरल में प्राइमरी लीजन मिलेगा, ड्रेलिंग लिम्फेजेनाइटिस मिलेगा, हीलर लिम्फा डेनोपैथी मिलेगा, यानी हीलर शेडो इनलार्ज होगा, एक्सरे समटाइम्स एंड आर सी, समटाइम्स एक्सरे में भी उसका एविडेंस मिलेगा। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन, यानी क्लिनिकल फीचर। हम लोगों ने जाना कि एवरेज राइज टेम्परेचर, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट, परसिस्टेंट कफ, ये सिम्टम रोगी मेरे पास लेके आया है विथ हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड टेम्परेचर, occasionally high grade temperature, no only low grade temperature, 100 to 103 degree Fahrenheit temperature, history of since 2 or 3 weeks. It was clinical feature. But how we can finally diagnose that like this patient is suffering with pulmonary tuberculosis,
We should take proper care on the investigation of the patient. तो इन्वेस्टिगेशन में पहला हमारा ब्लड टेस्ट, उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हाई होगा, TC and DC स्लाइट ल्यूकोसाइटोसिस विथ लिम्फोसाइटोसिस, टोटल काउंट और डिफरेंशियल काउंट में स्लाइट ल्यूकोसाइटोसिस होगा, यानी हल्का सा ल्यूकोसाइट भरा हुआ होगा, और हल्का सा लिम्फोसाइट भी भरा हुआ होगा एट टाइम, उस समय। दूसरा है एस्प्यूटम में गैस्ट्रिक वॉशिंग। एस्पेक्टिव टेस्ट जब करेंगे एस्पेक्टम फॉर AFB, तो AFB में भी परसेंट AFB एस्प्यूटम में मिलेगा। तीसरा है एक्सरे PAV चेस्ट में सो इलाज हीलर ग्लैंड इलाज दिखाई देगा, एंड सब प्लूरल रीजन। इन निमोनिक ट्यूबरकुलोसिस में क्या मिलेगा? देयर इज डेंस हेमोजेनस शैडो इन्वॉल्विंग ए होल लोब। एक डेंस बहुत छोटा हेमोजेनस शैडो दिखाई देगा जो इन्वॉल्व कर रहा है पूरे लोब को। इन ब्रोंकोनिमोनिक ट्यूबरकुलोसिस में क्या मिलेगा? एक्सटेंसिव इल डिफाइंड मोटल ओपासिटी सीन, एक्सटेंसिव इल डिफाइंड मोटल ओपासिटी सीन, एक्सरे चेस्ट में दिखाई देगा। एरियाज ऑफ ट्रांसल्यूसेंसी विद इन ओपासिटीज आर ड्यू टू कैविटेशन, है ना, कैविटी बन जाएगा तो उसका एक ओपासिटी दिखाई देगा विच इज वेरी इंडिकेट एक्टिविटी। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है इसके तरफ हमें ये इशारा करेगा। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस है द ग्राउंड फॉर व्हिच पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस शुड बी सस्पेक्टेड आर, यानी किस परिस्थिति में हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का संदेह करेंगे। वो पहला है अनएक्सप्लेन्ड काफ persisting for more than 3 weeks, लगातार खांसी जिसे 3 सप्ताह से हो रहा हो, हेमेप्टीसिस हो रहा हो, बलगम के साथ कफ के साथ खून का छींटा आ रहा हो। तीसरा है प्लूरल पेन नॉट एसोसिएटेड विथ एन एक्यूट इलनेस, प्लूरल पेन एक्यूट इलनेस के साथ नहीं होगा। चौथा है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, और द मोस्ट केसेस आर नॉट ट्यूबरकुलोसिस। जो न्यूमोथोरैक्स होता है वो मोस्टली सभी केस ट्यूबरकुलोसिस का है, ऐसा नहीं दिखा गया है। पांचवा है अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, रोगी बड़ी थका थका महसूस करता है, या लॉस ऑफ वेट दिखाई दे रहा है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेटरी सिम्टम, जबकि कोई रिस्पायरेटरी सिम्टम नहीं है, एब्सेंट है द प्रेजेंस ऑफ एनी दिस सिम्टम्स। अगर इस तरह के किसी भी प्रकार का सिम्टम का मौजूदगी है, डिमांड्स इमीडिएट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लंग्स, इमीडिएट उसे एक्सरे चेस्ट PAV करवाना चाहिए, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लंग्स करवाना चाहिए। एंड इफ एनी एबनॉर्मलिटी इज फाउंड, और अगर किसी तरह का एबनॉर्मलिटी पाया जाता है, द एग्जामिनेशन ऑफ एट लिस्ट 3 स्पेसिमेन ऑफ स्प्यूटम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इमीडिएट 3 स्पेसिमेन स्प्यूटम का लेना है फॉर 3 डेज, आज कल नेक्स्ट। स्प्यूटम फॉर ये भी जांच कराना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये हम करेंगे। बट नाउ इट इज देयर आर ELISA फॉर कॉक्स,
टीबी गोल्ड, ये सब भी आया है, ये सब भी जांच करा के हमें कंफर्म होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने डायग्नोसिस तक आया, हम लोगों ने इसके डिफिनीशन को जाना, कॉज को जाना, टाइप्स को जाना, पैथोलॉजी को जाना, क्लिनिकल फीचर्स को जाना, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है उसको जाना, इन्वेस्टिगेशन को जाना और डायग्नोसिस के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में इसका कॉम्प्लिकेशन, कोर्स एंड प्रोग्नोसिस, मैनेजमेंट हम लोग जानेंगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट भी जानेंगे। ओके, रेस्ट इन नेक्स्ट।